प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं लोकेश सोलंकी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स क्लब। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जिसे दिया था कॉलम्स ने। तो आज डिस्कस करेंगे कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ क्या होता है और जब दो चार्जेस को कुछ डिस्टेंस पे रख दिया जाता है तो उनके बीच कितना फोर्स लगता है, और इन दोनों चार्जेस को जब किसी मीडियम में रख दिया जाएगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो हम आज टोटल बात करने जा रहे हैं फोर्स की, कि जब दो चार्जेस होंगे तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा, कितने अमाउंट में फोर्स लगेगा। सो लेट अस स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, कॉलम्स लॉ। Coulomb's law. It is a very important topic of this chapter. ये बहुत इजी टॉपिक भी है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो कॉलम्स ने क्या कहा था जनरली कि हमारे पास मान लो दो चार्जेस हैं, एक है प्लस Q1 और एक है प्लस Q2। ओके, और इन दोनों चार्जेस की सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, इन दोनों चार्जेस की सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये मान लेते हैं r है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कॉलम्स ने क्या कहा था कि व्हेन two charges are separated by a small distance r, when the two charges are separated by a small distance r, then the force of repulsion and attraction, क्या कहा था, जो फोर्स है रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि आपको पता है दो पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, टू नेगेटिव रिपेल करेंगे। ये किसने कहा था, ये हम जानते हैं ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो कॉलम्स ने क्या कहा था, जब ये दो चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर हो, r डिस्टेंस पर, तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन is directly proportional to product of their charges। इन दोनों चार्जेस का जो भी प्रोडक्ट होगा, इनके मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होगा उसके, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन द लाइन जॉइनिंग। लाइन जॉइनिंग मीन्स एक ही लाइन पर होना चाहिए। ठीक है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² या F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ये कहा था। ठीक है, हम इनका स्टेटमेंट लिखे अकॉर्डिंग टू कॉलम्स। लॉ, व्हेन टू चार्जेस, जब ये दो चार्जेस आर सेपरेटेड at some distance, ये सेपरेट क्या है, कुछ डिस्टेंस है। when the two charges are separated by some distance, then the force of attraction कब लगेगा, जब एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। एंड रिपल्शन बिटवीन देम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द रिपल्शन बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
and inversely proportional to square of distance between them. On line joining. That is the statement of the columns. कॉलम ने ये कहा था कि जब आपके दो चार्जेस आपने लिए हैं r डिस्टेंस पर है तो जो फोर्स होगा ये इनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। और जो फोर्स होगा इट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन द लाइन जॉइनिंग। सो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द कॉलम्स लॉ। आप कोई से भी चार्ज ले लो, कितने भी डिस्टेंस पर, ओके, whenever you are taking two charges और इन्हें कुछ डिस्टेंस पर रखा है तो इनके बीच जो फोर्स होगा वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा और इसकी डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम, ठीक है। जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ओके। व्हेन वी विल रिमूव प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट मिलेगा जो क्या कहलाता है K। इसे हम जनरली K से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय K। ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कॉलम स्क्वायर। The value of K is 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कॉलम स्क्वायर। जनरली जो K को हम रिप्रेजेंट करेंगे इट इज 1/4πε0। K is represented by 1/4πε0। ε0 क्या है यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्योंकि हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए है। क्योंकि whenever these two charges are in any medium, जब इन चार्जेस को किसी मीडियम में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स चेंज हो जाएगा, ओके। सो और हो गया, एनी डाउट। क्या कहता है कॉलम्स लॉ कि जब दो चार्जेस किसी डिस्टेंस पर रखे जाएंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ देयर लाइन जॉइनिंग, देन द फोर्स of attraction and repulsion is directly proportional to their products and inversely proportional to square of distance between them. F proportional to Q1 Q2 upon R square. F is equal to K Q1 Q2 upon R square. K जहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कॉलम स्क्वायर। K is equal to 1/4πε0, जहाँ पर ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ε0 क्या है यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज द कॉलम्स लॉ। तो इसके बारे में और कुछ हम बातें देखें, हो गया, बना लिए नोट्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें K क्या मिल रहा है, K is equal to 1/4πε0। तो जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन, ओके। The force is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन, जहाँ पर ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब इसका हम क्या निकाल सकते हैं, इसका यूनिट ε0 क्या हो जाएगा, 1/4π Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी,
एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी इसकी यूनिट कॉलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2 दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इन वैक्यूम। ओके, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2 दैट इज द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2। ओके, so that is all about the Coulomb's law। कि Coulomb's law क्या है, उससे हमें क्या फोर्स मिलता है जब दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर आपको साइन नहीं लेना है, डोंट टेक साइन ऑफ चार्ज। चार्ज का जो साइन है इसे आपको नहीं लेना है, डोंट टेक साइन विथ चार्ज। ओके, ओवर हो गया। तो हम आगे बात करें आप कॉलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की। इसका वेक्टर फॉर्म क्या कहता है, क्योंकि जो मैक्सिमम एग्जाम में आता है वो वेक्टर फॉर्म होता है। ठीक, ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट्स वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ। तो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर फॉर्म, बिफोर दैट ग्राफ की हम बात कर लें। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, जो फोर्स हमारा है वो क्या कहता है कि जो फोर्स इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो व्हेन वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन फोर्स, वाई एक्सिस पे क्या बढ़ रहा है, फोर्स इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट सेपरेशन। ये क्या बताएगा आपको, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो इसका जो ग्राफ होगा ये होगा। ठीक है, जैसे ही आप सेपरेशन को बढ़ाते जा रहे हो, आर को बढ़ाते जा रहे हो, उस कंडीशन में फोर्स आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लें कि दो चार्जेस हैं, इफ r इज इक्वल टू 2r, हम जो डिस्टेंस है उसे डबल कर रहे हैं, डिस्टेंस इज डबल, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज डबल। उस कंडीशन में नया फोर्स क्या होगा, आपको पता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के। तो हम मान लें कि जो न्यू डिस्टेंस है वो है डबल ऑफ r के। जो न्यू डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू डबल ऑफ r, 2r। सो आपका जो न्यू फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2r का स्क्वायर। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/4r स्क्वायर। मीन्स क्या दिख रहा है आपको, जो न्यू फोर्स है वो प्रीवियस फोर्स के F/4 टाइम्स हो गया, मतलब 4 गुना कम हो गया है। जैसे ही आप दो चार्जेस पहले यहाँ पर थे, आपने क्या किया, इनको डबल डिस्टेंस पर ले गए, तो क्या हो जाएगा, जो फोर्स लग रहा है वो 1/4 टाइम्स कम हो जाएगा। 1/4 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सेपरेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फोर्स डिक्रीज होते जाएगा। सिमिलरली हम मान लें कि अब सेपरेशन को हमने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया। When the distance between separation between the charges is halved, if r is halved, आधा कर दिया, मतलब न्यू सेपरेशन आपका क्या है, r/2 है। जो नया सेपरेशन है वो r/2 है। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या हो जाएगा आपका 1/r/2 का होल स्क्वायर। सो F इज proportional to
यह आ जाएगा 4/r²। तो हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 4f। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आप चार्जेस को क्या कर रहे हो, पास में ला रहे हो। पहले चार्ज यहाँ पर थे, उनको पास में ले रहा है, तो क्या हो गया, आपका फोर्स 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया फोर्स? 4 टाइम इंक्रीज। ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि पास में आ गया। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर फोर्स 4 गुना कम हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि हमने जो डिस्टेंस थी, सेपरेशन था चार्जेस के बीच में, वो क्या था, 2r था। डबल कर दिया था सेपरेशन। डबल करने से फोर्स 1/4 हो गया और हाफ करने से फोर्स 4f। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो फोर्स है ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका फोर्स होगा, चार्ज जितना कम होगा उतना ही आपका फोर्स भी कम होगा। ओके, सो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हो गया? ठीक है, सो राइट डाउन। ओके, वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म की बात की जाए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ एक है। तो जनरली जो फोर्स है उसे हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो लॉज होगा कैसे चेंज हो जाएगा, हम बात करते हैं। ये है आपका एक चार्ज प्लस क्यू, ये है आपका प्लस Q1 चार्ज, दिस इज योर प्लस Q2 चार्ज। ये कितने सेपरेशन पर है? मान लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ r सेपरेशन पर है। ये कोई सा पॉइंट A है, ये कोई सा पॉइंट B है। सॉरी, ये हम मान लेते हैं ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकेंड चार्ज है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में होगा। फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू 1। दूसरे चार्ज पर पहले की वजह से कितना फोर्स होगा? 1 फोर्स होगा। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, ये फर्स्ट चार्ज। तो फर्स्ट चार्ज पर सेकेंड चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है? ये F12। F21 इज इक्वल टू F12। तो फोर्स ऑन द चार्ज 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन द 1 ड्यू टू 2। अब न्यूटन्स के थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है, क्या कहता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर जो फोर्स होंगे वो क्या होगा? F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। आपको दिख रहा है एक फोर्स की डायरेक्शन और दूसरे फोर्स की डायरेक्शन क्या है? दोनों अपोजिट है। ठीक है, अब आपको पता है आप डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हो, फर्स्ट से सेकंड पर जा रहे हो, ये क्या वेक्टर होता है? R2 माइनस R1 वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर इसका R2 है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R1 है। तो आप कैसे लिखोगे? R2 माइनस R1। ठीक है, तो इसे मैं R21 भी लिख सकता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? R12 मीन्स R1 माइनस R2 आई कैन राइट। ठीक है, तो हम इसे भी लिख सकते हैं R21 R12। तो हम बात करें तो फर्स्ट फोर्स की, फोर्स ऑन अ चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स कितना होगा? F12
इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, अब R की बात आती है, ये जो R है मैग्नीट्यूड में इन दोनों के इक्वल है, R इज इक्वल टू R21 R12 इनका मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड क्या होगा इनका सेम होगा। तो कितना आ जाएगा देखो, 1 पे 2 की वजह से चार्ज लग रहा है, 1 पे 2 की वजह से चार्ज लग रहा है, मतलब यहाँ से हम यहाँ आ गए। वेक्टर कौन सा होगा, R12 स्क्वायर। ओके, और आपको पता है यूनिट वेक्टर होता है, जब भी हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं देयर इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ पर यूनिट वेक्टर की बात आ जाएगी, तो क्या हो गया, अब इसे हम लिख सकते हैं R12 अपॉन R मॉड्यूलस ऑफ R12 स्क्वायर, ये आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R12, ये आ जाएगा R12 अपॉन R12। तो क्या मिल रहा है हमें, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, इट इज अ क्यूब। क्या आ जाएगा, फोर्स जो आ जाएगा आपका F12 दैट इज अ के Q1 Q2 R12 अपॉन R12 क्यूब। ओके, ये क्या हुआ, देयर इज अ फोर्स ऑन अ चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड चार्ज। फर्स्ट चार्ज की वजह से सेकेंड चार्ज पर इतना फोर्स लग रहा है। अब हम बात करें कि सेकेंड चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, सिमिलरली भी हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट सिमिलरली। ओके, F on 2 due to 1 is equal to K, हम डायरेक्ट लिख देते हैं सिमिलरली, F on 2 due to 1 force on second charge due to a first charge is equal to K Q1 Q2 upon R21 Q R21. So that is the vector form of the Coulomb's law. ये क्या होते हैं, ये वेक्टर फॉर्म होते हैं Coulomb's law के। तो यहाँ से हम इसे ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह फोर्स जो है 1 on 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो उस कंडीशन में हम इसे क्या लिख सकते हैं, जनरल एक्सप्रेशन फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R bar. That is the final formula in the vector form. ठीक है, तो कभी क्या आ जाए, क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज द Coulomb's law relation of the separation in the Coulomb's law in vector form is, आपको ऑप्शन दे दिया जाए, F is directly proportional to 1 by R cube, F is directly proportional to 1 by R square, 1 upon R and R। तो आपको क्या करना है, R क्यूब वाला ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, सो रिमेंबर इन वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law कि जो फोर्स होगा किस चार्ज की बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है। या फर्स्ट चार्ज से सेकंड पे जा रहे हैं या सेकंड से फर्स्ट पे आ रहे हैं, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law। तो आपको ये आना चाहिए, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है Coulomb's law इन वेक्टर फॉर्म। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो क्या है, दो चार्जेस की वजह से फोर्स है। अब आपको चार्जेस ज़्यादा दे दिए जाए, 2 से ज़्यादा चार्जेस हो, तो आप क्या करोगे, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज। और अगर 2 चार्जेस के पास में तीसरा चार्ज रख दिया जाए, तो उसका जो फोर्स लगेगा वो अफेक्ट करेगा या नहीं, ये भी एक बात आती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स। कौन सी बात करते हैं आप, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि फोर्स अगर
बहुत सारे चार्जेस पर फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फोर्स पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपका पास ये चार्जेस है, Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है। ठीक है, और आप Q1 चार्ज पर फोर्स फाइंड करना है। यू वांट टू फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज Q1। तो ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा या नहीं? ये वाले चार्ज का फोर्स कितना होगा? F1 2 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये थर्ड चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। फोर्थ वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। मतलब जितने भी चार्जेस हैं वो सभी इस पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स लगाएंगे। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इन सभी का सम हो जाएगा। This force on a particular charge is the sum of all the forces acting on the particular charge। ठीक है, क्या होता है इसका प्रिंसिपल? The force on a given charge is the vector sum of, ये क्या होता है? वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं अलग अलग चार्जेस से, ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पर्टिकुलर चार्ज। ओके, मीन्स चार्ज, फर्स्ट चार्ज पर जो तीनों चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है, ये सभी का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। मीन्स F इज इक्वल टू F12 F13 F14, ओके, F1n। सपोज मान ले हम n चार्जेस हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? F1n। तो सभी का मैग्नीट्यूड ले लेना, बिकॉज साइन की तो बात करनी ही नहीं है हमें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? जनरली आपके पास ये आ जाएगा k Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर प्लस k Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर, k Q1 Q4 अपॉन R14 स्क्वायर। इससे ये आ जाएगा k Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा। तो आप कॉमन ले लेना जो कॉमन हो रहा है, एंड यू विल गेट योर फाइनल एक्सप्रेशन। इसे आप समेशन में भी लिख सकते हो, जो द रिजल्टेंट फोर्स इज द समेशन I is equal to 1 to n। ओके, I is equal to 1 to n। ये आ जाएगा QI QJ अपॉन RIJ पर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आ जाएगा k। और एक कंडीशन क्या होगी? I इज नॉट इक्वल टू J। I कभी भी J के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द कॉलम्स लॉ कि अगर एक कोई सा चार्ज है उस पर बहुत सारे चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है, तो आपका रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो सभी के फोर्स के इक्वल होगा। इसे हम क्या कहेंगे? F नेट, नेट रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, तो अगर हम कोई सा तीसरा चार्ज यहाँ पर रख दे तो फोर्स में चेंजेस होगा नहीं या नहीं? इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है उसमें चेंज नहीं होगा, बट
जो नेट फोर्स होगा उसमें चेंजेस होगा। क्या कहा मैंने कि अगर इस चार्ज, दो चार्ज हैं, पहला चार्ज और दूसरा चार्ज, तो इन दो चार्जेस में के फोर्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा आपका उसमें चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, ये था कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ क्या होता है, कॉलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, उसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो आज हमने देखा कॉलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, आपको समझ में आ गया। ओके, सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।